अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पिछले हफ्ते फ्रांस के सदर मैक्रोन जब चाइना गए थे और चाइना से वापस आके उन्होंने जब ये कहा कि हमें आंखें बंद करके हर चीज़ में अमेरिका को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और यूरोप की अपनी एक पावर है और यूरोप को अपनी पावर मेंटेन करनी चाहिए। हम यूएस डॉलर और यूएस को क्यों सिर्फ फॉलो करते हैं? हमारी अपनी करेंसी, हमारी अपनी हिस्ट्री और हमारी अपनी इकोनॉमीज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि हम अपने तौर पे चीज़ों के फैसले करते हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, इसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया भर में बदमाशी शुरू कर दी और उसमें नेटो को साथ लेके चलता था, अलाइड फोर्सेस का नाम देता था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका मुकाबला पूरी दुनिया में एक जंग चल रही थी तो उसमें अलाइड फोर्स बनती है। आप इराक और अफ़गानिस्तान और लीबिया और सीरिया जैसे छोटे मुल्कों के ऊपर अलाइड फोर्सेस के नाम पे हमले करते हैं। जब इराक पे ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के नाम पे गए तो जर्मनी और फ्रांस ने मना कर दिया और अमेरिका ने उस वक्त ऐलान किया था कि हम आपको इसका सबक सिखाएंगे। और फिर जब इराक में खूब बमबारी करके पूरे इराक को तबाह कर दिया तो अब रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहले इन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई उधर इराक में, अब उस हुकूमत, क्योंकि इराक के पास पेट्रोल का बड़ा पैसा था और पेट्रोल था, इनके पास कंटिन्यूस प्रोडक्शन थी, तो अमेरिका ने इराक की अपनी पपिट गवर्नमेंट से कहा कि अब रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के ठेके दो। तो वो ठेके में इसने जर्मनी और फ्रांस को नहीं दिए ठेके, क्योंकि उन्होंने इस जंग में साथ नहीं दिया था, और वो सारे ठेके अमेरिकन कंपनियों को मिले और थोड़े बहुत ब्रिटिश कंपनियों को दिए क्योंकि ब्रिटिश साथ थे। आज वही आवाज़ वापस उठी है और आज फ्रांस के मैक्रोन ने एक रिवॉल्यूशनरी बात कर दी है जिसकी इको इस वक्त अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम डिटेल में मैक्रोन की बात पे जाएं तो मैक्रोन ने ये कहा है कि देखें, हम फ्रांस यूरोप की ओनली न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं, तो यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है और ओनली न्यूक्लियर पावर फ्रांस है। फ्रांस की अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और यूरोपियन यूनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोपियन यूनियन की तरफ से सिर्फ फ्रांस की परमानेंट सीट है, वीटो पावर है। तो मैक्रोन का कहना यह है कि यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड स्टेज पे अपने फैसले करने चाहिए और वो गलती नहीं करनी चाहिए कि आप चुपचाप अमेरिका के एक वफादार कुत्ते की तरह अमेरिका को फॉलो करें। ये एक मॉरल इशू है और इसमें मैक्रोन ने यह भी कहा कि अमेरिका चाइना को कॉर्नर कर रहा है तो हमें चाइना और ताइवान के मामले में क्यों पड़ना चाहिए, ये हमारा मसला ही नहीं है और हम क्यों चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें जो इस वक्त एमर्जिंग ग्लोबल पावर है। और हमें अपने स्ट्रेटेजिक फ़ैसले करने चाहिए। और बहुत टाइम हो गया कि वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो गई थी, वर्ल्ड वार 2, और कोल्ड वार भी ख़त्म हो गई है। अब हम नेटो के नाम पे ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। अमेरिका से इसके बारे में मामला आने शुरू हो गए हैं। रिपब्लिकन अमेरिकन सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन के अल्फाज हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन को ताइवान के इशू से दूर रखना चाहिए और हम अमेरिका को फॉलो ना करें। तो फिर ऐसा है कि आप यूक्रेन वाले मामले को भी खुद ही देखें और मैक्रोन अगर इस तरह चाहते हैं तो फिर आप अपने मामला खुद ही देख लें, हम पीछे हट जाते हैं। यानी यूक्रेन वाली वार पे यूरोप को तबाही के किनारे पे पहुंचा के आज अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे सऊदी अरब ने जब कहा कि हम अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के डिक्टेशन पे
इतनी सारी जंगों में फंस गए। एक सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके किसी से कोई मसले नहीं, तो उसको ईरान से भिड़ा के रखा, यमन में जंग शुरू करवाई, सीरिया से भिड़ा के रखा, इराक से भिड़ा के रखा, लीबिया से दूरी रखी। सऊदी अरब ने कहा भाई नहीं भाई, हमें इन जंगों के लिए ज़रूरत ही नहीं है, हम फजूल में बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार अमेरिका से ले रहे हैं, हम ये मामला पीसफुली हल कर लेते हैं। उन्होंने ईरान के साथ पीस कर लिया, इन्होंने यमन के साथ पीस कर लिया, सीरिया के साथ कर लिया, इराक के साथ कर लिया, लीबिया के साथ, सब जगह इन्होंने पीस कर लिए। और इज़राइल के साथ भी इन्होंने कोई लड़ने वाली बात नहीं की, बैकडोर डिप्लोमेसी से इज़राइल से भी बातचीत हो रही है। तो इन सारे मामलात में इज़राइल को भी समझ में आ रहा है कि हम इतना छोटा सा मुल्क हैं, पावरफुल सही, लेकिन हमारे चारों तरफ ये अरब लोग हैं, अगर इनसे दोस्ती होती है तो वाई नॉट। और इसीलिए शायद इज़राइल के लोग ट्रंप को बहुत पसंद करते हैं कि ट्रंप के ज़माने में कई अरब मुल्कों से इज़राइल के ताल्लुकात हुए, इमारात से, मोरक्को से, ये सब ताल्लुकात ट्रंप के ज़माने में हुए थे। और इज़राइल के लिए भी 24 घंटे जंग में उलझे रहने के बजाय बेहतर यह है कि इन अरब मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करके, तो इन सारी चीज़ों में अमेरिका की दुकान बंद हो रही है। अमेरिका के हथियार का सबसे बड़ा ख़रीदार सऊदी अरब है, और अमेरिका के हथियारों का मोर देन 50% यूज़ अरब मिडल ईस्ट में होता है, इज़राइल में होता है, अरब कंट्रीज़ में होता है। तो अमेरिका की दुकान बंद हो रही है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी मिडिल ईस्ट में, और उसने कहा कि वहाँ पे टेंशन्स बहुत हैं, तो स्वेज कैनाल की हिफाजत के लिए हमने भेजी है। अरे भाई कौन से टेंशन्स हैं भाई? वहाँ तो टेंशन ख़त्म हो रही हैं। टेंशन तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों की दुकान बंद हो रही है। इसीलिए CIA का चीफ फ़ौरन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुँचा, उसको धमकियां भी दे रहा है, उसको कह रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना रहे हो। अबे ये चाहते हैं कि दुनिया का हर मुल्क, और ख़ास तौर पे जिनकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे सऊदी अरब है, इराक है, ये सब इनके डिक्टेशन पे चलें, और जो नहीं चलता उनका हशर ईरान और वेनेजुएला जैसा करें, इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा के इनकी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए। ये बदमाशी है, टोटल बदमाशी है, और वो बदमाशी कर रहा है। अमेरिका के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि दुनिया में अमन हो जाए। और ये अमन देखें, इराक को तबाह किया अमेरिका ने, उसकी रीबिल्डिंग के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट इराकी गवर्नमेंट से लिए, जबकि चाइना वहाँ पे 1000 स्कूल मुफ्त में बना रहा है। अजीज दोस्तों देखें, बात दरअसल ये है कि अमेरिका की बदमाशी की ये ज़रा आप वीडियो देखें, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। The United States has special ops forces, meaning intelligence and military operations, in more countries than they have embassies. They have embassies in roughly 1/3 of all the countries in the world, but they have special ops forces in roughly 3/4 of all the countries on Earth. The U.S. has carried out at least 469 military interventions since 1798, but more than half of those have been carried out in just the last 30 years. In other words, they've carried out more military operations around the world in just the past 3 decades than in the preceding 200 years. If you combine the total spending of the top 10 military budgets in the world, the countries that spend the most on their militaries, if you combine that total, it still won't equal what the United States spends on their military. Now, these 250 or so military interventions since 1991 have been primarily carried out for economic reasons, to control resources, access to markets, to control markets, and so on. The use of the American military has been disproportionately for the sake of business. It has not been ideological, it has not been nationalistic, it has not been religious, and it has not been to spread democracy. The U.S. military does not enter a country except that it is either following or followed by businessmen. Now, I'm saying all of this to explain that whenever we talk about the U.S. doing this or that, we're not talking about the United States per se. We are talking about the military and political power of the U.S. being mobilized or being used to promote or secure or protect the interests of a financial elite who may or may not be American.
but who are themselves not loyal to the U.S. This has to be understood. Whenever people start talking about the world moving from being a unipolar world to a multipolar world, because you're simply mistaken if you believe that the United States of America is in and of itself the unipolar power in global affairs. The U.S. is simply the strongest and most coercive instrument of power in the world, and it is utilized by a contingent of financial elites who belong to no nation. The owners and controllers of global financialized capital constitute the unipolar power in the world today. It's a private sector power. They are not a country, they are not a nation state, but they dominate global affairs. As long as this remains the case, there is never going to be any genuine multipolarity in international relations. So it would be useful for you to start thinking of investors or thinking of the rich as being their own nationality. Their interests and agendas have nothing to do with the security or well-being of the nations in which they hold citizenship. As we can see now across Europe, this new imperial class of private sector elites have no hesitation in undermining the economic stability, the financial well-being, the living conditions, the quality of life, the peace and tranquility of even Western nations. So before we can confront this reality, we have to recognize it. Nation states do not exist as independent power entities in the West. They are subordinate to a private sector, a national class of imperialistic owners of capital. The Western neoliberal political and economic models are hostile to national sovereignty, they're hostile to democracy, they're hostile to independent government, and they're hostile to any iteration of a social contract. In these models, the highest duty of every citizen, of every institution, of every government is to contribute to corporate profits. It is quite simply greed gone mad. अब ये इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल है कि जंगें, बस जंगें, चाइना के साथ जंग की तैयारी, रशिया से जंग कर रहा है, यूरोप को तबाह करने में जंग में घुसा रहा है कि बस घुस जाओ तुम लोग, यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया से लड़ो। मिडिल ईस्ट में 25-30 साल से जंगें कर रहा है, साउथ अमेरिका में कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान में ड्रोन से और काउंटर टेररिज्म के नाम पे मतलब तबाही मचाई हुई है दुनिया में। और ऐसे में अमेरिका में एक कमज़ोर प्रेसिडेंट जो बाइडन आ गया। जो बाइडन इस सारी वॉर पॉलिसी को, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को चलाने में नाकाम रहा है। ये अमेरिका की हिस्ट्री का वीकेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है और ये अभी चाह रहा है कि अगला इलेक्शन भी कंटेस्ट करे, साले से चला जा नहीं रहा। तो अजीज दोस्तों, ऐसे में इस वक्त चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आया है। चाइना एक तरफ साउथ ईस्ट एशियन शंघाई ग्रुप के नाम पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है, रशिया के साथ इसके अपने ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं चाइना के। चाइना अफ्रीका में इन्फ्लुएंशियल हो गया है और अब चाइना साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील का प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट लूला चाइना के ट्रिप पे गया है 4 दिन के, और जो मेन काम है उसमें पहला ये है कि ब्राज़ील चाइना की ट्रेड में युआन चाइनीज़ करेंसी का यूज़ हो। दूसरा, चाइना ब्राज़ील को ऑफ़र कर रहा है कि इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे पाकिस्तान में इसने सीपेक बनाया, ऐसे इसका पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये अफ्रीका में भी कई रोड्स बना रहा है। तो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलरेडी अर्जेंटाइन उसके साथ साउथ अमेरिका में शामिल हो गया है। साउथ अमेरिका के 2 बड़े कंट्री हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये समझ लें साउथ अमेरिका का 80% है। अगर ब्राज़ील ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया तो वॉशिंगटन की नींदें हराम हो जाएंगी। तीसरा मेन काम है कि चाइना ब्राज़ील में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ डालना चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाह रहा है, जिससे ब्राज़ील की इकोनॉमी भी बेहतर होगी और जॉब्स भी बढ़ेंगी। ये
साउथ अमेरिका में अगर चाइना अपने मकसद में पूरा हो गया तो साउथ अमेरिका अफ्रीका नहीं है। साउथ अमेरिका अमेरिका के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्कुल जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका को भारी पड़ जाएगा। अमेरिका के लिए चारों तरफ से मुश्किलात आई हैं। इसमें ब्रिक्स अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल पार्ट हो गया है। ब्रिक्स जिसमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना हैं, इसका जीडीपी G7 कंट्रीज से बढ़ गया है। अब ब्रिक्स के 5 कंट्रीज हैं, G7 में 7 बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं। इसका जीडीपी G7 से बढ़ गया है और डीडॉलराइजेशन ब्रिक्स ने शुरू कर दिया है। ब्रिक्स में अगर आप खाली रशिया, इंडिया और चाइना को देखें, 3 कंट्रीज जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है, तो पूरी दुनिया में जो मार्केट्स हैं उसमें इनका शेयर देखें इन 3 कंट्री का। स्टील दुनिया भर का 66% शेयर इन 3 कंट्रीज का है। देखें, इन 3 कंट्रीज की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 38% है, लेकिन स्टील 66%, कोयला 65%, इलेक्ट्रिफाइड रेल 55%, फर्टिलाइजर खाद 46%, गंदम 42%, लोहा 26%, न्यूक्लियर पावर 23%, नेचुरल गैस 23%, ऑयल 16%। ये करंट सिचुएशन है। इसमें अभी ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के फिगर्स नहीं शामिल। और आप ये सोचें कि अगर इसमें नए मेंबर लाने की जो बात हो रही है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, नाइजीरिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ये आ जाएंगे तो नेटो और वेस्ट मजबूरन थर्ड वर्ल्ड वार करने पे आ जाएंगे। और ये एमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। अमेरिका 500 साल पहले बना मुल्क है। भारत 60,000 साल पुराना मुल्क है। चाइना हजारों साल पुराना मुल्क है। ये हिस्टोरिकल कंट्रीज हैं। अगर आप पुरानी सिविलाइजेशंस की बात करें, माया, इंका, इंडस, इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ये ब्रिक्स अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। अमेरिका की अपनी फॉल्ट लाइंस खुल के निकल रही हैं। अभी अमेरिका के कुछ सीक्रेट इंटेलिजेंस पेपर्स लीक हुए हैं। उन लीक शुदा पेपर्स में पता चलता है 50 फाइल लीक हुई हैं। उससे पता चलता है कि यूक्रेन में अमेरिका किस तरह मामलात को चलाता रहा। मुख्तलिफ ग्लोबल इश्यूज़ पे CIA की कई रिपोर्ट्स लीक हुई हैं और इस लीक से दुनिया को अमेरिका की जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं, जो बदमाशियां हैं, वो इन लीक में खुल के सामने आ रही हैं, जिससे अमेरिका और नंगा हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगेन मैं एक बात बता दूं कि आप लोग ये कहेंगे कि यार आरिफ भाई आप तो लंबी लंबी छोड़ते हो, अमेरिका को अभी कोई नहीं हिला सकता। अमेरिका हिल रहा है भाई, हिल रहा है। क्योंकि जब बहुत बड़ी आपकी इकोनॉमी हो ना, तो फिर उस इकोनॉमी को टूटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज थी दुनिया के, ये अपने बोझ तले गिर गई। ओटोमन एम्पायर कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितनी बड़ी एम्पायर थी, कर्जे में आ गई। इस वक्त अमेरिका $100 of trillions के कर्जे में है, आपको पता है।
जितना अमेरिका का पूरी दुनिया पे कर्जा है ना, उससे ज्यादा अमेरिका के ऊपर अकेले चाइना का कर्जा है। अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त फेक चीजों पे चल रही है, कोविड की वैक्सीन के ऊपर और इस चीजों के ऊपर इनकी फार्मास्यूटिकल बेस बनी हुई है। हथियारों की जो खपत है वो सारी मिडिल ईस्ट और इधर उधर है, वो खत्म हो जाए। अमेरिका को टेक ओवर कर रहा है चाइना मुख्तलिफ चीजों में। फिर आपकी आईटी इंडस्ट्री, जितने पूरे अमेरिका में एक साल में आईटी ग्रेजुएट्स बनते हैं ना, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में और ये वो, इंडिया में 3 महीने में बन जाते हैं, चाइना में 2 महीने में बन जाते हैं। हर चीज इस वक्त अल्टरनेट पावर तेजी से बढ़ रही है। फिर अमेरिका के अपने खर्चे इतने बड़े हैं, इनके बिलियनर्स का बोझ, तो अमेरिका के लिए चीजें संभालना मुश्किल हैं। देखें, ये डॉलर की तबाही और डॉलर रिप्लेस्ड एज इंटरनेशनल करेंसी जो ऑलरेडी हो गया है। इंडिया अपने सौदे इंडियन करेंसी में कर रहा है, चाइना अपने सौदे चाइनीज करेंसी में कर रहा है, इस तरह दुनिया में रशिया अपने करेंसी में कर रहा है, मुख्तलिफ अब ब्रिक्स की करेंसी आ रही है। इससे अमेरिका का क्या होना है, ये ज़रा इस छोटी सी रिपोर्ट में देखें कि करेंसी डी-डॉलराइजेशन का क्या अंदाज़ा है। Putin announced this week that Russia will begin using the Chinese yuan for international payments instead of the dollar. Saudi Arabia is also in talks with Beijing to do the same thing. Speaking of Saudi Arabia, meanwhile, they are in talks with Iran as well to consider an economic alliance with China and Russia. And they can even be joining the BRIC countries, which is an acronym for these countries here: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These countries all have emerging economies. So what happens if our economy and the U.S. dollar are no longer the world's dominant currency? Former Assistant Treasury Secretary and host of the Monica Crowley podcast, Monica Crowley, is here to weigh in. Monica, great to see you this morning. Let's start right there. What happens if these emerging economies move away from the U.S. dollar towards the Chinese yuan? Well, good morning, Will. It's great to be with you. And it's really hard to overstate exactly how catastrophic the abandonment of the U.S. dollar would be as the world's global reserve currency. Look, since the end of World War II, the dollar has been the safe place to go, and it's been backed up by a couple of things. It originally was backed up by gold, but President Nixon took us off the gold standard, so there's no hard asset backing up the dollar anymore for the last 50 years. But also it's been backed up by the strength and economic power of the United States and the fact that oil has always been traded in dollars. If that were to end, that would mean the end of the U.S. dollar. Look, there's a perfect storm happening right now, Will. The world's reserve currency being that, having that status has been a real privilege, but we've abused the privilege by wholly reckless monetary and fiscal policies over many years, certainly over the last couple of years, which has really devalued the dollar. On top of that, now you do have this perfect storm of Biden's weakness, his war on American domestic energy production, the Ukraine war, and as you point out, because of all of these things, we've got America's enemies led by China forming a new economic bloc. And all it would take at this point now, because we're at this pivotal moment, Will, is for Saudi Arabia, who has indicated that they're open to this, to say, you know what, we're going to be open to considering other currencies to trade in oil. If that were to happen, there would be a complete implosion of the global economic system, but certainly the American economic system. And if that were to happen, you'd be looking at sky-high inflation, just raging Weimar Republic kind of inflation. If you think inflation is bad now, just wait. But more importantly, we would lose our economic dominance and we would lose our superpower status. Monica, the world's reserve currency, you said it's a privilege for the United States for the dollar to have been the world's currency. How does that relate to each individual American? How has that changed or impacted or improved our lives throughout the last several decades?
Yeah, I mean, it's given the United States incredible dominance in the world in terms of the economic system and in terms of trade. It's kept prices down. So whether it's energy prices, whether it's your food prices, the entire global economic system is reliant on the safe and secure dollar. But that is no longer true, again, because we've been printing money like crazy and devalued the power of the dollar and the value of the dollar. But on top of it now, again, oil is the critical linchpin of this. If Saudi Arabia decides to join with America's enemies here and start trading oil in different currencies, that is going to undermine the entire global economic system. And here at home, you know what it's going to mean for us? It's going to mean raging inflation, so much worse than anything we have ever experienced, Will. And I'll tell you, they're setting it up so that they can then come to the rescue by introducing central bank digital currencies. If they were to do that, and the United States already has a pilot program, that means the loss of your individual economic freedom, because the government will have total access and control of everything you buy and sell, and the ability to turn it off like that. Ominous warning. I hear you. Saudi Arabia is the तो tipping अजीज point. दोस्तों, इस सारे सिनारियों में मैं समझता हूं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे मसले हैं. जब तक आप पूरी दुनिया से लूट मार करके अपने लोगों का पेट भर रहे हैं ना, तब तक सब सही था. जिस दिन ये सारे, आज सऊदी अरब की हिम्मत क्यों हो रही है? इसलिए कि इसको पता है कि मुझे बचाने, अगर मेरे साथ कोई मसला हुआ तो चाइना और रशिया मेरे साथ आ जाएंगे, और सऊदी अरब वाले मामले में इंडिया भी सऊदी अरब के साथ होगा. अल्टरनेट पावर आ रही है. अमेरिका की वो बदमाशी जो थी ना, वो यूक्रेन में घुस के अमेरिका ने एक फजूल के मसले में घुस के अपनी वो हेजेमनी को तोड़ दिया. वरना आज शायद 5-10 साल और इसी तरह अमेरिका की बदमाशियां चलती, दुनिया को पता ना चलता. अब चाइना एक अल्टरनेट पावर बन के आया है सामने. देखें, बीइंग एन इंडियन हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक हकीकत है कि चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ी पावर बन गया है. इकोनॉमिक पावर देख लें, मिलिट्री पावर देख लें, फिर इन्फ्लुएंस देख लें. चाइना ने एक इंपीरियलिस्टिक प्लानिंग से पिछले 20 साल में आगे बढ़ा है. इसका सीपेक यूरोप तक रोड जा रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि पहले तो इसने अपनी इकोनॉमी को इतना जायंट कर लिया कि अब ये दुनिया में अपने पैसे पे खेल सकता है. तो इस वक्त मोनोपोली अमेरिका की ख़त्म हो रही है, दुनिया में चीज़ें चेंज हो रही हैं. अजीज़ दोस्तों, एंड पे 1 मिनट की वीडियो है. ये अमेरिकन एक लेजिस्लेटर के साथ क्या हो रहा है. ये अमेरिका की फॉल्ट लाइंस हैं जो खुल के आ रही हैं. उनका गन कल्चर, जितने लोग अमेरिका दुनिया में मारता है उतने लोग इनके अपने लोग गन कल्चर से मार देते हैं. फिर वहाँ पे जो रेस डिविजन्स हैं, रेशियल डिविजन्स, काले, हिस्पैनिक और दूसरे, ये सब चीज़ें अमेरिका को भारी पड़नी है वक्त के साथ साथ. इकोनॉमी इनकी फ्राजिल है, नज़र आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा है, एक पिन से फट जाएगा. अजीज़ दोस्तों, ये 1 मिनट की वीडियो देखिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Keep supporting. What are these wristbands? I don't know what they are. You don't know what they are. Mr. Secretary, you have just testified to the American people you're incompetent at your job, because I've been to the southern border, and if you go to the southern border, along the southern border, you see thousands of these wristbands because the illegal immigrants wear them. The drug cartels, every color corresponds to how many thousands of dollars they owe the cartels. You have turned these cartels into multi-billion-dollar criminal organizations, and these are modern-day leg irons, because these are children being sold into sex slavery, and you don't even know what they are. That is astonishing.
Mr. Secretary, how many children have been sold into sex slavery under your administration? Senator, we are taking it to the cartels. How many children have been sold into sex slavery? Do you know how many children have been sold into sex slavery? To an unprecedented degree. Mr. Secretary, I want to say to you right now, It is your precisely- behavior is disgraceful, and the deaths, the children assaulted, the children raped, they are at your feet, and if you had integrity, you would resign.